मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज को कवर किया है। आज की क्लास में हम कंप्लीट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेमोरी क्या होती है। अब ये काफी इजी सा क्वेश्चन है कि भाई मेमोरी क्या होती है। मेमोरी वो चीज होती है जो आपके डेटा को स्टोर करती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास ब्रेन होता है, वो उनके ब्रेन में, हमारे ब्रेन में डेटा स्टोर होता है। आपके स्मार्टफोन में भी मेमोरी होती है। उसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास, जिसके पास जो डेटा स्टोर करती है, उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, एक तरह से ये डायग्राम आपकी पूरी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है। तो इसको ध्यान से समझिए। जो मेमोरी है आपकी, मेमोरी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो करंटली आपके डेटा को प्रोसेस करने में यूज होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? अभी जो करंटली हम डेटा टाइप कर रहे हैं, आप जो भी डेटा लिख रहे हो, जो भी डेटा यूज कर रहे हो, आपका सीपीयू जो भी डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहा है, वो मेमोरी कौन सी होगी? वो होती है प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो मेमोरी होती है जो आपके डेटा को एक बैकअप के तौर पे स्टोर करके रखती है। अब प्राइमरी मेमोरी भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो प्राइमरी मेमोरी भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। फिर यहाँ पे रैम भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एस रैम एंड डी रैम। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से दो तीन क्वेश्चन कंफर्म आने के चांसेस है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो एस रैम है उसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर यहाँ पे रोम है, रोम को भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली। एम रोम मास्केबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम erasable programmable read only memory and double EPROM है electrically erasable programmable read only memory। फिर यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। इसे तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन से मेमोरीज इंक्लूडेड है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सीडी आपकी कौन सी मेमोरी का एग्जांपल है, फ्लॉपी डिस्क कौन सी मेमोरी का एग्जांपल है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये तीनों ही मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क, बीडी, ब्लू रे डिस्क, ये आती है ऑप्टिकल डिस्क में। सॉलिड स्टेट्स में आती है फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, यूएसबी मेमोरी, थंब ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सब किस में आ गए? आपके सॉलिड स्टेट के अंदर आ गए। तो इतना हमें समझ में आया कि कौन सी मेमोरी के कितने टाइप है, कौन सी मेमोरी किस टाइप का एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे? अब हम मेन जो मेमोरी है उनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? सबसे पहले देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररी। कैसा डेटा स्टोर करती है ये? आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा टेम्पररी स्टोर होता है और इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं।
इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर, सीपीयू इसे डायरेक्टली एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी आपको एक एडिशनल स्टोरेज के रूप में मिलती है और इसमें जो हमारा डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू प्रोसेसर का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है? वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों है। एंड सेकेंडरी मेमोरी आपकी केवल नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि लाइट कट हो जाए, करंट पास नहीं हो रहा है, तब भी आपका डेटा सेव रहेगा। और वॉलेटाइल का मतलब होता है जब तक करंट है, जब तक कि उसको आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक ही आपको डेटा दिखाई देता है। एक बार पावर कट होने के बाद आपको जो डेटा वॉलेटाइल था वो शो नहीं होगा। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी किससे मिलके बनती है? तो ये ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी मेमोरी है आपकी वो सेमीकंडक्टर से मिलके बनती है। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मटेरियल से कंपोज्ड होती है। स्पीड की अगर बात की जाए तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी वो स्लो होती है एंड प्राइमरी मेमोरी हमारी फास्ट होती है। जो मेमोरी जितनी ज़्यादा फास्ट होती है वो उतनी ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो स्लो होती है वो चीपर होती है। प्राइमरी मेमोरी का स्मॉल साइज है, सेकेंडरी मेमोरी लार्ज साइज की है। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी भी होती है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अब एक्सेस कैसे करेंगे? प्राइमरी मेमोरी को हम डेटा बस के थ्रू एक्सेस करते हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी को आप इनपुट आउटपुट चैनल के थ्रू एक्सेस करते हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है। फुल फॉर्म हमने देख ली है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए, रैम आपकी एक टेम्पररी मेमोरी है, रोम कैसी है? परमानेंट मेमोरी है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब इसके जो डेटा है आप उसको रिट्राइव कर सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो। जो रोम मेमोरी होती है वो रीड ओनली मेमोरी है, इसके डेटा को आप केवल रीड कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बेसिक अगर हम बात करें तो जो रैम है वो आपकी वॉलेटाइल है, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल है। रैम मेमोरी कब यूज होती है? तो रैम मेमोरी आपकी जब सीपीयू आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है, करंटली रियल टाइम में जब आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है, कंप्यूटर आपका रन हो रहा है, तब जो हमारा डेटा है वो रैम में स्टोर होता है। और जो रोम है, रोम आपकी किस लिए यूज होती है, कब यूज होती है? तो रोम आपकी कब यूज होगी? जब रोम के डेटा को, जो डेटा रोम के अंदर स्टोर है वो सीपीयू यूज करेगा। कब यूज कर सकता है? जब वो डेटा रैम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। RAM it temporarily stores the file and data that the CPU needs to process the current instruction। ये अभी हमने बात की। रोम के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिए कि इट स्टोर्स द बायोस प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बायोस प्रोग्राम को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये बायोस प्रोग्राम को स्टोर करता है। आपका बायोस प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होता है? रोम के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट देखिए, जो रैम है वो ज्यादा कॉस्टली होती है। टाइप्स की बात हमने कर ली है, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। और ये रोम के टाइप्स है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम और एम रोम। ठीक है, ये इनके मेन डिफरेंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम, सबसे पहली बात इसमें क्या यूज होता है? तो ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट को यूज करती है टू स्टोर दी डेटा। और जो डायनामिक रैम है उसके अंदर कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम के अंदर फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूज होता है एंड डायनामिक रैम के अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर यूज होते हैं।
अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो स्टैटिक रैम है उसमें डेटा आपको शो कब तक रहेगा, जब तक उसके अंदर पावर सप्लाई होती रहेगी। मतलब कि आपको डेटा को स्टोर करने के लिए पावर को मेंटेन करना है। मेंटेन्स स्टोर्ड डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। और डायनामिक रैम में आपका डेटा कैसे मेंटेन हो जाएगा, उसके अंदर रिफ्रेश करना पड़ता है, टू कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड टू मेंटेन इट्स स्टेट। कौन सी ज्यादा फास्टर रहेगी, तो स्टैटिक रैम फास्टर है। ज्यादा रिलायबल भी स्टैटिक रैम ही होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है इन एरे ऑफ ट्रांजिस्टर्स। स्टैटिक रैम के अंदर जो आपका डेटा है वो एरे ऑफ ट्रांजिस्टर्स में स्टोर होता है। और जो डायनामिक रैम है वो कम रिलायबल, कम विश्वसनीय क्यों है, क्योंकि उसमें जो डेटा है उसको आपको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक रैम में हमें पावर को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसीलिए हाई पावर कंजप्शन यहाँ पे चाहिए। डायनामिक रैम में लोअर पावर कंजप्शन होता है, क्योंकि जो रिफ्रेशिंग की प्रोसेस है उसमें कम पावर लगती है। स्टैटिक रैम आपका एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि इसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स है और इसमें हाई पावर चाहिए। डी रैम का जो डी रैम है वो आपकी कम एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। कैपेसिटी की बात कर ले तो स्टैटिक रैम की कैपेसिटी लोअर होती है और डायनामिक रैम की कैपेसिटी हायर होती है। स्टैटिक रैम कहाँ पे यूज होती है, तो ये यूज होती है आपकी हाई स्पीड कैश मेमोरी में, हाई स्पीड सर्किट्स में, एप्लीकेशन विद पावर कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर। DRAM यूज होती है लार्ज स्केल मेमोरी, एनर्जी कॉन्शियस डिवाइसेस, कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशंस, तो ये इसमें यूज होती है। तो ये क्या थे हमारे स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के डिफरेंस। अब चलिए बात कर लेते हैं रोम के टाइप्स की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो नाम आता है वो है एम रोम। फुल फॉर्म क्या है, मास्केबल रीड ओनली मेमोरी। और ये आपकी जो सबसे पुरानी रोम थी, जो सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम है, उसी को एम रोम कहते हैं। एम रोम जो है उसको आप क्या करते हो, जब वो बन रही होती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। बाद में आप उसके डेटा को रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, इरेज भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग में ही इसके अंदर इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। जो एम रोम चिप्स है वो किससे मिलके बनती है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट से ये बनती है। और आज की डेट में एम रोम यहाँ पे यूज नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और आप कह सकते हो कि जो पी रोम है इज ए ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम। ब्लैंक वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो जब ये मेमोरी पी रोम जब मैन्युफैक्चर्ड होती है उस टाइम पे ये ब्लैंक होती है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग करने के लिए एक अलग से एक टूल आता है जिसे प्रोग्रामर कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग कौन करता है, यूजर करता है। इसीलिए इस रोम को यूजर प्रोग्राम्ड रोम भी कह देते हैं। कौन सा यहाँ पे डिवाइस आता है इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम प्रोग्रामर या पी बर्नर इसको कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग द पी रोम। एक बार आपने मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसकी प्रोग्रामिंग कर दी, फिर उसके बाद इसके डेटा को भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस कहते हैं। वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस भी कहते हैं। कहाँ पे यूज होती है ये, सेल फोन्स में, वीडियो गेम कंसोल्स, मेडिकल डिवाइसेस, रैपिड टैग्स एंड मोर, यहाँ पे ये यूज होती है। नेक्स्ट मेमोरी की बात करेंगे ई पी रोम,
फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसको आप कितनी बार भी रीप्रोग्राम्ड एंड इरेज कर सकते हो। क्या यूज होता है इसमें डेटा को इरेज करने के लिए? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स यहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे भी हमें एक स्पेशल डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है रीप्रोग्राम करने के लिए। पी रोम प्रोग्रामर और पी बर्नर को ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होती है ये मेमोरी? माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होती है। नेक्स्ट आती है इसमें जो मेमोरी, वो है डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और आप इस मेमोरी को रिपीटेडली कितनी बार 10,000 टाइम्स इसको इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम कर सकते हो। इस मेमोरी को फ्लैश डबल ई पी रोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी के जैसे होती है, इसीलिए इसे फ्लैश डबल ई पी रोम भी कहते हैं। यहाँ पे डेटा को इरेज करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के लिए क्या यूज होता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज होती है। इलेक्ट्रिकली आप इसको इरेज या रीप्रोग्राम कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आए कि आपका बायोस कहाँ पे स्टोर होता है, तो हमें पता है रोम में स्टोर होता है। रोम की भी किस मेमोरी में स्टोर होता है, किस टाइप की मेमोरी में? तो जो बायोस है आपका, वो डबल ई पी रोम में स्टोर होता है। अब यहाँ पे एक मेमोरी और आती है जो है फ्लैश रोम, और ये एडवांस वर्जन है डबल ई पी रोम का। ये डबल ई पी रोम से ज्यादा फास्टर होती है। कहाँ पे यूज होती है ये? इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन ए पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस। फ्लैश रोम आपने सुना भी होगा नाम। और कहाँ पे यूज होती है ये? तो देखिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स में, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा, मोडम, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इन सब में भी ये यूज होती है। और जो आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, उनमें फ्लैश बायोस यूज होता है। जो मैं बायोस की सेटिंग्स है वो आपकी फ्लैश मेमोरी में स्टोर होती है, इसीलिए उसे फ्लैश बायोस भी कह देते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है वो हमें पता है, ये आपका एक बैकअप के तौर पे काम करती है, और जो सीपीयू है वो इससे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। अगर आपको सेकेंडरी मेमोरी के डेटा पे काम करना है तो पहले उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करना पड़ेगा। टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली टाइप है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। ये आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, हार्ड डिस्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो नाम पढ़ लीजिए। हेड एक्चुएटर, रीड राइट एक्चुएटर आर्म, रीड राइट हेड, प्लेटर, स्पिंडल। ये क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या क्या समझ आ रहा है आपको? ये आपका स्पिंडल है, जो ये बाहर, ये आपको तीन यहाँ पे क्या है, प्लेटर्स हैं। प्लेटर्स किस में डिवाइडेड है? प्लेटर्स डिवाइडेड है ट्रैक्स में। तो ये जो ट्रैक्स हैं, सभी प्लेटर इक्वल नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड होंगे। फिर जो आपके ट्रैक्स है वो किस में डिवाइड होते हैं? वो डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में, और ये पाई शेप के होते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। देखिए प्लेटर है, प्लेटर ट्रैक्स में डिवाइड होता है, ट्रैक्स सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। उसके बाद ये आर्म है एक, जिसमें एक रीड राइट हेड होगा। जहां पे आपको डेटा लिखना है वहां पे ये रीड राइट हेड अपनी पोजीशन को चेंज करके आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक टेप है वो पोर्टेबल है। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक टेप है उसमें आप डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करते हो। डेटा दो तरह से एक्सेस हो सकता है, एक सीक्वेंशियली, एक रैंडमली। रैंडमली मतलब कहीं से भी कभी भी डेटा, आप कोई भी डेटा देख सकते हो, लेकिन जो सीक्वेंशियल है उसमें आपको वन बाय वन ऐसे चलना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक टेप आपका सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा है, जैसे कि कैसेट्स पहले आती थी, वो मैग्नेटिक टेप थी। फिर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल यूज नहीं होती, इसकी कैपेसिटी देख लीजिए 1.44 MB थी। सीडी।
सीडी की कैपेसिटी 700 MB थी। स्टार्टिंग में जो प्राइमरी जो बनाई गई थी उसकी कैपेसिटी 700 MB थी। कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो सबसे पहले सीडी का कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था, तो वो लेके आए थे फिलिप्स एंड सोनी जो कंपनी है, उन्होंने 1982 में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। अगर हम बात करें कि पहली सीडी कब आई थी, तो आपकी पहली सीडी 17 अगस्त 1982 में आई थी, 17 अगस्त 1982 एट द वर्कशॉप ऑफ फिलिप्स इन जर्मनी। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल मीडिया है। कैसा मीडिया है? ऑप्टिकल मीडिया है। किसका बना होता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का। चीप है, पोर्टेबल होता है। सीडी प्लेयर्स जो है वो लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? लेजर टेक्नोलॉजी। टाइप्स की अगर बात की जाए तो सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, सीडी आर रिकॉर्डेबल, सीडी आर डब्ल्यू रीराइटेबल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डीवीडी पे, डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसे सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहते हैं, एसडी डिस्क। ये भी आपकी एक ऑप्टिकल डिस्क है, और फर्स्ट टाइम किसने मैन्युफैक्चर किया था? तो फिलिप्स, सोनी, तोशिबा एंड पैनासोनिक ने 1995 में डेवलप किया था। सीडी कब डेवलप हुई थी? 1982 में डेवलप हुई थी। कैपेसिटी की बात करें तो 4.7 GB से 17.08 GB है। टाइप्स वही सेम है, डीवीडीआर, डीवीडीआरओएम और डीवीडीआर डब्ल्यू, रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल। नेक्स्ट आता है इसमें ब्लू रे डिस्क या BD, 25 GB पर लेयर स्पेस होता है। यहाँ पे अगर दो लेयर यूज कर रहे हो तो 50 GB तक यूज कर सकते हैं। ब्लू रे नाम क्यों पड़ा इसका? तो यहाँ पे ब्लू लेजर यूज होती है टू रीड द डिस्क, इसीलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क है। ये आपकी एक सिंगल लेयर डीवीडी से 5 टाइम्स ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। अब बात करते हैं SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव। फास्टर है, नॉइज लेस ऑपरेशन है, लेस पावर होती है, इस कंजप्शन है इसके अंदर। अब जब कॉस्ट ऑफ एसएसडी आपका काफी कम हो गई है, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो लैपटॉप्स वगैरह है उसमें एसएसडी डिस्क यूज हो रही है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। It is also suitable for notebooks and tablets that do not require loads of storage. पेन ड्राइव देखिए एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, जंप ड्राइव भी कह देते हैं। यूएसबी पोर्ट से आप इसको कनेक्ट करते हो, यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एडिशनल ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एसडी कार्ड फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड। एसडी कार्ड आपने यूज किया होगा, आपके मोबाइल फोन में होता है, पोर्टेबल होता है ये। डिजिटल कैमरास में भी एसडी कार्ड होता है। इसके टाइप्स आते हैं, देखिए स्टैंडर्ड एसडी कार्ड, मिनी एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड। अब चलिए बात कर लेते हैं एक इसमें जो इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है which is small in size but faster than the main memory। जो आपकी कैश मेमोरी है वो मेन मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट होती है। CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो CPU और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी है। It is used to synchronize with high speed CPU and to improve its performance। जो आपका CPU है उसकी स्पीड ज्यादा हाई होती है, तो उसी स्पीड को मैच करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? कैश मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही है। कैश मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय CPU, केवल CPU इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। कौन सा डेटा यहाँ पे होगा? It holds the data and programs which are frequently used by the CPU। वो डेटा जो CPU बार बार में यूज कर रहा है वो आपका कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। अगर CPU को कोई डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए और वो कैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो
कैश मेमोरी में ही डेटा को सबसे पहले फाइंड करेगा, अगर मिल गया तो रैम के अंदर वो नहीं जाएगा, ठीक है। It acts as a buffer between RAM and CPU. It speeds up the system performance. RAM और CPU के बीच में क्या काम कर रहा है, ये एक बफर के रूप में काम करता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी देखिए, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी बिट होती है। एक बिट is used to measure the data stored in main memory और इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। बाइट इट इज द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा। और आप इस टेबल को देख सकते हो, ये पूरी आपकी यूनिट्स ऑफ मेमोरी है। 1 बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और सबसे हाईएस्ट जो है 1 GEOP बाइट। 1024 ब्रॉन्टो बाइट के ये इक्वल होती है। यहाँ पे ये 2 की पावर में भी मेंशन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। क्लासेस अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रोसेस दिखाई दे जाएगी कि कैसे आप आने वाली क्लासेस की पीडीएफ को ले सकते हो। थैंक यू।